नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये हमारी अगली वीडियो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। और आज हम डिस्कस करेंगे जो महमूद गजनबी है उसके आक्रमण के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सारांश आईसीएस का ऐप जो है वो आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा और उसमें आप जो है फ्री कंटेंट देख सकते हो। उसके अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास की आज जो पीडीएफ है वो उस ऐप पर डल जाएगी और उस ऐप पे क्या कर सकते हो, आप उसे पढ़ सकते हो। और सारांश आईसीएस का जो ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करके आप वहां पे टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स के लिए चलाई जा रही है वो भी आप कर सकते हो। तो 712 ईस्वी का वो समय था, वो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने पहली बार अरबों का आक्रमण किया, यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमण किया अरबों के द्वारा। अरब थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 871 ईस्वी तक उनका शासन चला और वो शासन कहां चला था, सिंध में चला था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हुआ ये था कि भैया तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और तुर्क साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, तुर्कमेनिस्तान में ये लोग रहा करते थे और इसी कारण इनको क्या कहा जाता था, तुर्क कहा जाता था। आगे चल के क्या हुआ, इसकी स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था कि अलप्तगीन के इसके संस्थापक थे, तुर्क सरदार थे, स्वतंत्र गजनी राज्य की स्थापना करते हैं। और फिर उसके बाद प्रीतिगीन आया और प्रीतिगीन के बाद सुबुक्तगीन आया और सुबुक्तगीन के बाद कौन आ जाता है, इस्माइल आता है। और इस्माइल के बाद कौन आता है, अगला जो शासक बनता है वो कौन बन जाता है, महमूद गजनबी बन जाता है। अब जब महमूद गजनबी जो है वो शासक बनता है उस समय क्या होता है, वो सोचता है कि तुर्क साम्राज्य का जो विस्तार है वो किया जाए। इसलिए विस्तार के कारण क्या करता है, वो भारत पर भी आक्रमण करने की शपथ लेता है। और आप पढ़ रहे थे महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का क्रम। तो महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का अगर क्रम देखा जाए तो प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था, आपने देख लिया था। हिंदू शाही राज्य जो है सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतकर वापस लौट जाता है ये। फिर इसके बाद दूसरा आक्रमण जब ये करता है 1001 ईस्वी में, तो हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित करता है पेशावर के निकट। और पेशावर के निकट पराजित करके उसके पौत्र को बंदी बना लेता है। और जब उसका पौत्र बंदी बन जाता है तो वो क्या करता है, 25 हाथी और 2.5 लाख दीनार देकर क्या करता है, मुक्ति पा लेता है। और निरंतर पराजय से क्या हो जाता है, अपमानित महसूस करने लगता है कौन, जयपाल। और जयपाल जब अपमानित महसूस करता है तो उसके कारण क्या कर देता है, आत्मदाह कर लेता है। फिर अगला जो आक्रमण होता है वो 1003 ईस्वी में होता है। 1003 ईस्वी में जो आक्रमण किया जाता है वो झेलम नदी के किनारे स्थित भेरा नामक नगर पर किया जाता है। और भेरा नामक नगर पर क्या होता है, आक्रमण करने के पश्चात इस भेरा को ये जीत लेता है और भेरा पे जो है खूब लूटपाट करता है। उसके बाद वापस चले जाता है और भटिंडा पर आक्रमण करने के लिए 1004 ईस्वी में वापस आता है। अब भटिंडा पे जब आक्रमण करेगा तो यहां के शासक कौन होंगे, बाजीराव होंगे। आप जरूर याद रखिएगा कि बाजीराव कहां के शासक थे, तो बाजीराव थे शासक कहां के, भटिंडा के। कब शासक थे, महमूद गजनबी के टाइम पे शासक थे। तो भटिंडा के शासक बाजीराव थे। इनको पराजित करके खूब लूटपाट करता है और फिर वापस चला जाता है और मुल्तान पर आक्रमण करने की तैयारी होती है 1006 ईस्वी में। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब मुल्तान पर आक्रमण किया था, तो आप याद रखना 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है मुल्तान पर आक्रमण किया था। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक क्रम अपनाया था और सबसे पहले कहां कहां विजय प्राप्त की थी, तो देवल में आया था, देवल के बाद निरुन आया था, निरुन के बाद कहां आया था, ये सारे आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो आपको याद रखना होगा 713 ईस्वी जो मोहम्मद बिन कासिम की डेट है, वहीं मुल्तान पर आक्रमण की डेट भी आपको याद रखनी होगी 1006 ईस्वी। वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन शासक जो दाऊद थे, कहां के, मुल्तान के, उन पर आक्रमण किया जाता है और उनको परास्त कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो जयपाल होते हैं, जयपाल के पुत्री के बेटे को यानी कि सुखपाल को क्या बनाया जाता है, सुखपाल को बनाया जाता है शासक मुल्तान का।
और इस प्रकार जो आक्रमण है वो समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद जो अगला आक्रमण होता है वो आपको याद रखना है, वो आक्रमण होता है आनंदपाल का आक्रमण, और ये होता है 1008 ईस्वी में। जब 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण किया जाता है महमूद गजनबी के टाइम पे, तो महमूद गजनबी क्या करता है, मुल्तान पर आक्रमण इसलिए, मतलब मुल्तान पर जीतने के बाद क्या करता है, सोचता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है आनंदपाल। अब आनंदपाल ने क्या है, जब दाऊद पे मैं आक्रमण कर रहा था तो आनंदपाल ने क्या किया था, उसकी सहायता की थी। अब जब सहायता की है तो आनंदपाल पर भी आक्रमण करना बनता है, तो आनंदपाल पर आक्रमण किया जाता है महमूद गजनबी के द्वारा। और जब महमूद गजनबी आक्रमण करता है तो आनंदपाल की उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर के राजपूत शासक जो है वो सहायता करते हैं। उसके अलावा खोखरों ने भी आनंदपाल की मदद की थी। प्रारंभ में आनंदपाल की विजय पर हुई, परंतु सेनापति के हाथी के बिगड़ जाने से क्या होता है, हाथी तो मतवाला होता है, पीछे की ओर चल देता है, और उसके कारण पीछे की सेना जो है बिगड़ गई और महमूद गजनबी की जो है विजय संभव हो पाई। अगला जो आक्रमण है वो नगर कोट का आक्रमण है, और ये हुआ था 1009 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है कि नगर कोट का आक्रमण कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1009 ईस्वी में किया गया था। आनंदपाल पर जब आक्रमण किया था तो नगरकोट जो है वो हिमाचल प्रदेश में था, और हिमाचल प्रदेश में नगरकोट नामक स्थान पर भी उसने सोचा कि मैं यहां पर भी आक्रमण कर देता हूं तो नगरकोट की विजय भी जो है सुनिश्चित कर लूंगा। इस प्रकार से नगरकोट की विजय होती है। और फिर उसके बाद अगली विजय जो होती है वो होती है नारायणपुर पर आक्रमण। 1009 ईस्वी का वो समय है। अलवर राजस्थान में स्थित होता है नारायणपुर, और नारायणपुर में क्या होता है, वो सोचता है कि मैं इसको लूट लूं, यहाँ के मंदिरों को लूट लूं और इन्हें तोड़ मरोड़ दूं। तो इस प्रकार से क्या होता है, नारायणपुर पे आक्रमण किया जाता है महमूद गजनबी के द्वारा, और महमूद गजनबी जो है नारायणपुर को भी लूटता है। फिर उसके बाद क्या होता है, महमूद गजनबी सोचता है चलो एक काम करते हैं, अब अगला आक्रमण करते हैं त्रिलोचन पाल पर। देखो होता क्या है, जो आनंदपाल है वो शाही वंश, याद करो शाही वंश कहां है, शाही वंश जयपाल। जयपाल के बाद कौन बना, आनंदपाल शासक बना। याद करो जयपाल के बाद कौन शासक बनेगा, जयपाल कहां का शासक है, याद करो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो जयपाल क्या कर लेता है, आत्मदाह कर लेता है। बार बार क्या करने के कारण, बार बार पराजय होने के कारण आत्मदाह कर लेता है। अब जैसे आत्मदाह तो क्या करता है, जयपाल के बाद कौन बन जाता है, आनंदपाल क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, और आनंदपाल भी पराजित हो रहा है। तो अब आनंदपाल के बाद जो है शासक बनेगा शाही वंश का, वो बनेगा त्रिलोचन पाल। अब त्रिलोचन पाल जब शासक बनेगा तो वह क्या करेगा, महमूद गजनबी सोचेगा कि चलो एक बार और आक्रमण किया जाए त्रिलोचन पाल पर, और शाही वंश पर आक्रमण कर दिया जाता है 1026 ईस्वी में। और ये शाही वंश जो है त्रिलोचन पाल की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो क्रम है वो शाही वंश का क्रम है, और शाही वंश का क्रम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखिएगा इस क्रम को। शाही वंश का जो सबसे पहला शासक होता है वो कौन होता है, आपको याद रखना है जयपाल, और जयपाल के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, आनंदपाल, और आनंदपाल के बाद जो शासक बनता है कौन बनता है, त्रिलोचन पाल बनता है। और प्रत्येक पर आक्रमण किया जाता है भैया, किस पर आक्रमण किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति पर। जयपाल पर सुबुक्तगीन भी आक्रमण करेगा, फिर उसके अलावा कौन आक्रमण करेगा, महमूद गजनबी भी आक्रमण करेगा, प्रीतिगीन ने भी आक्रमण किया था याद करो, और आनंदपाल भी आक्रमण झेलता है। फिर उसके बाद त्रिलोचन पाल भी आक्रमण को क्या करता है, झेलता है, और अंततः क्या हो जाता है भैया, समाप्ति हो जाती है किसकी, इस वंश की। फिर उसके बाद अगला आक्रमण होता है थानेश्वर का आक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है थानेश्वर का आक्रमण। 1014 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में यह आक्रमण किया जाता है। थानेश्वर पर किसका शासन था, तो थानेश्वर जो शासन था वो था चक्र स्वामी मंदिर। देखो थानेश्वर जो है ना, थानेश्वर कहां है, पंजाब में स्थित है, और पंजाब में जब आक्रमण किया तो वो सोचेगा कि चलो आगे की तरफ बढ़ जाए,
और जब आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो थानेश्वर पर आक्रमण करते समय में वो मंदिरों को भी लूटेगा, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य क्या है, धर्म का विस्तार करना, मंदिरों को लूटना और खूब धन प्रतिष्ठा कमाना। आगे पीछे अपन पढ़ के आए थे। तो चक्र स्वामी मंदिर है जो कि थानेश्वर में स्थित है, उस पर भी आक्रमण किया जाता है। और चक्र स्वामी मंदिर जो है वो किसको समर्पित था, भगवान विष्णु को समर्पित था। तो भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की जो मूर्ति है उसको क्या करता है, तोड़ देता है और फिर उसके बाद उखाड़ कर ये क्या करता है, मुख्य चौक के रास्ते में डाल देता है, ताकि उसे मुसलमान जो हैं वो रौंद पाए। इस प्रकार से क्रूरता दिखाता है हिंदू धर्म के प्रति महमूद गजनबी, जो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस आक्रमण के समय चक्र स्वामिनी मंदिर की मूर्ति जो है, विष्णु भगवान की मूर्ति, उसको उखाड़ कर महमूद गजनबी जो है कहां ले गया था, गजनी ले गया था। तो वो जो मंदिर है उसका नाम है चक्र स्वामी मंदिर। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है आक्रमण बुलंदशहर व मथुरा पर आक्रमण। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, और जब मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ये वाला आक्रमण याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि 1018 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और तत्कालीन मंदिरों की नगरी यानी कि मथुरा और बुलंदशहर दोनों को खूब लूटा। अब दोनों को जब खूब लूटा तो यहां के जो शासक थे, कौन थे? राज्यपाल। कहां के शासक थे? वो थे बुलंदशहर और मथुरा के। तो राज्यपाल कौन था भैया? शासक था बुलंदशहर और मथुरा का। जब राज्यपाल पर आक्रमण हुआ तो राज्यपाल क्या सोचता है, तो महमूद गजनबी से कौन लड़े, एक काम करते हैं, चलो भाग जाते हैं। तो महमूद गजनबी के आक्रमण से डरकर राज्यपाल भाग जाता है। और आपको इसलिए याद करना है क्योंकि मध्य प्रदेश का एक शासक होता है जिसका नाम है विद्याधर। कौन होता है? विद्याधर। और विद्याधर क्या करता है, इस राज्यपाल को दंड देता है कि तूने मंदिरों की नगरी को लुटवा दिया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा और मैं क्या करूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो कन्नौज के शासक राज्यपाल के बिना युद्ध करने के कारण क्या करता है, कालिंजर का शासक चंदेल वंश का जो राजा होता है विद्याधर, वो ग्वालियर के राजा के सहयोग से क्या कर देता है, इस जो राज्यपाल है इसको क्या कर देता है, मार देता है। फिर उसके बाद अगला जो आक्रमण है वो देखा जाए तो क्योंकि विद्याधर जो है उसने क्या किया है, राज्यपाल को मार दिया है, तो इस कारण से महमूद गजनबी थोड़ा सा भड़का हुआ है। वो सोचता है चलो विद्याधर पर भी आक्रमण किया जाए। 17 आक्रमण करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि किसने बोला है कि महमूद गजनबी 17 बार आक्रमण करता है, जल्दी से बताइएगा। फिर 1019 ईस्वी और 1022 ईस्वी में जो है विद्याधर पर आक्रमण किए जाते हैं, और ये आक्रमण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जून में जो प्रीलिम्स होगा, क्या भरोसा यहीं से आपको प्रश्न आ जाए, इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए कि विद्याधर जो है रात्रि पलायन करने से महमूद गजनबी ने कालिंजर में कुछ क्या किया भैया, लूट मार की और वापस लौट गया। क्या हुआ था, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया 1019 ईस्वी में। अब महमूद गजनबी ने क्या किया, आक्रमण किया, तो विद्याधर लड़ तो नहीं पाए, उन्होंने क्या किया, रात्रि में प्रस्थान कर लिया और रात्रि में ये चले गए। उसके कारण क्या हुआ कि कालिंजर जो है, क्योंकि इस समय कालिंजर पर अधिकार हुआ करता था विद्याधर का, तो कालिंजर पर अधिकार होने के कारण वहां पर लूटपाट की जाती है, परंतु बाद में वापस लौटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हो जाती है एक संधि। लेकिन ग्वालियर पर आक्रमण के समय गजनबी पुनः क्या करता है, विद्याधर पर आक्रमण कर देता है। तो विद्याधर पर आक्रमण जो है वो 2 बार होते हैं, एक होता है 1019 ईस्वी में और दूसरा होता है 1022 ईस्वी में। ग्वालियर पर आक्रमण करते समय महमूद गजनबी विद्याधर पर भी आक्रमण करता है और महमूद गजनबी विद्याधर को परास्त नहीं कर पाता है। इसके कारण दोनों के बीच अंततः क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो महमूद गजनबी एकमात्र शासक से जो है वो पराजित नहीं हो पाता है। वो एकमात्र शासक आपके मध्य प्रदेश का शासक है जिसका नाम क्या है भैया, विद्याधर नाम है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राजपूत शासक है जो पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनबी से, तो वो है आपका विद्याधर। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला इसने पंजाब पे आक्रमण किया था और पंजाब पे आक्रमण किया था 1021 ईस्वी में, जो महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। देखो
हुआ क्या था, पंजाब पे आक्रमण किया, पंजाब पर अधिकार कर लिया, पंजाब का शाही वंश तो समाप्त हो चुका है त्रिलोचन पाल के अंत के साथ ही। तो क्या करता है, पंजाब पर अधिकार कर लेता है, और जब पंजाब पर अधिकार कर लिया जाता है उसके बाद क्या करता है, ये चांदी के सिक्के चलाता है। कहां पे, पंजाब पे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी किस आक्रमण के बाद चांदी के सिक्के चलाता है, तो वो चलाता है पंजाब के आक्रमण के बाद। अगला क्या है, अगला यह है कि चांदी के सिक्के पर ये घुड़सवार और नंदी की आकृति को उत्कीर्ण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जो घुड़सवार और नंदी की आकृति को उत्कीर्ण करता है अपने चांदी के सिक्कों पर, तो उसका नाम क्या था, महमूद गजनी उसका आंसर था। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में ये लिखवाता है अव्यक्तमेकम अवतार महमूद। तो क्या लिखवाता है ये लिखवाता है अव्यक्तमेकम अवतार महमूद। तो संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में अपने सिक्कों में ये लिखवाया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का इसने क्या किया है, प्रयोग किया है। अच्छा, ऐसे सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये सिक्के दिल्ली वाले या दहली वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और उस टाइम पे ये सिक्के बहुत ज्यादा चले थे, इसलिए इनको दिल्ली वाले सिक्के या दिल्ली वाला बोला जाता था। इस दौरान क्या हुआ था, ग्वालियर के शासक कीर्तिराज पर भी इसने क्या किया, आक्रमण किया, परंतु कीर्तिराज क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और आत्मसमर्पण करने के कारण वो हो जाता है, ग्वालियर जो है कब्जे में आ जाता है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर जो आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है इसका 16वां आक्रमण, ठीक है। और कब आक्रमण किया जाता है, 1025 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। कब किया जाता है, 1025 ईस्वी में किया जाता है। कौन सा आक्रमण है, कौन से नंबर का आक्रमण है, 16वें नंबर का आक्रमण है। तो होता क्या है, 1024 ईस्वी में ये क्या कर रहा होता है, अनिलवाड़ के शासक सोलंकी वंश के शासक पर आक्रमण करता है, जिसका शासक है भीमदेव प्रथम। तो अनिलवाड़ा के शासक जो हैं उनका नाम है भीमदेव प्रथम, और भीमदेव प्रथम पर जब ये आक्रमण करता है तो सोचता है चलो आगे बढ़ा जाए, और एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ का मंदिर। अच्छा, उससे पहले आप एक बार याद कर लीजिए एक बार याद कर लीजिए वो मंदिर जिसमें क्या किया था, विष्णु भगवान की मूर्ति को ये गजनी ले गया था, वो कौन सा मंदिर था, चक्र स्वामी का मंदिर था। उस बात को याद कर लीजिए। फिर उसके अलावा आप देखिए अनिलवाड़ा के सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम पर जब आक्रमण किया तो 1025 ईस्वी में ये काठियावाड़ में स्थित एक मंदिर होता है जिसका नाम होता है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर की भारी लूटपाट करता है। उसके अलावा ये जो शिवलिंग होता है सोमनाथ मंदिर में, क्योंकि ये जो मंदिर होता है वो शिव भगवान को समर्पित होता है, तो इसके टूटे हुए टुकड़ों को क्या करता है, गजनी ले जाता है, जैसे कि वो चक्र स्वामी मंदिर की मूर्ति को ले गया था जो विष्णु भगवान को समर्पित थी, और वहां पर ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर क्या कर देता है, उन्हें लगा देता है ताकि इन्हें भी क्या कहा जा सके, रौंदा जा सके। तो इस प्रकार क्रूरता दिखाई उसने हिंदू धर्म के प्रति, और यही जो व्यवहार है वो बहुत गलत लगाता है आपको। और धन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल अभियान यही अभियान रहा था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए आपके प्रीलिम्स में या फिर किसी अदर एग्जाम में कि धन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, धन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आक्रमण हुआ था, तो धन की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, वो आक्रमण था आपका सोमनाथ पर आक्रमण, ठीक है। फिर उसके बाद देखो होता क्या है, सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद अब महमूद गजनवी वापस जा रहा है। तो महमूद गजनवी जब वापस जा रहा है तो उसने सोचा कि भैया ठीक है अच्छे से जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जाट जो है वो निवास कर रहे होते हैं सिंध क्षेत्र पे, ठीक है। तो सिंध क्षेत्र पे जब जाट निवास कर रहे होते हैं तो क्या करता है, जब ये जा रहा होता है रास्ते में तो ये खूब सारा माल जो है इसका सोमनाथ मंदिर से जो लूट कर आया है उसको जाट जो है लूट लेते हैं। तो मतलब देखिए कि एक लुटेरे से जाट लुटेरों ने क्या किया है भैया, लूट लिया है, और लगभग 40 से 60% तक जो है सोना इनसे लूट लिया जाता है। अब क्या हुआ, जाटों पर आक्रमण करना स्वाभाविक है,
खुन्नस आ गई है कि भैया मेरा माल लूट लिया, मैं लूट कर लाया था, तो खुन्नस आ गई है। तो जाटों पर आक्रमण किया जाता है 1027 ईस्वी में, और यही इसका अंतिम आक्रमण होगा। और जो सिंध के जाटों के विरुद्ध किया जाता है, बहुत बर्बरता से और क्रूरता से जाटों की हत्या की जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए अंततः 1030 ईस्वी में क्षय रोग से यानी कि टीबी से क्या हो जाती है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो विजयों का सिलसिला है वो रुक जाता है। हेनरी इलियट के अनुसार आपको पता चलेगा, हेनरी इलियट के अनुसार जो है कितने आक्रमण किए गए थे, हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण किए गए थे। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख तथ्य देख लीजिए, कुछ प्रमुख तथ्य जो महमूद गजनवी से संबंधित हैं। तो ये जो महमूद गजनवी है, इसको क्या बोला जाता था? आजम का प्रथम सुल्तान भी बोला जाता था। मैंने आपको बताया था कि इसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी। जिले लाई नियाबत खुदाई की उपाधि तो कोई और लेगा, लेकिन इसको क्या दिया गया था? आप याद कीजिए, वो कौन होते हैं? खलीफा। आप कमेंट करके बताइए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जरूर, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो खलीफा जो होते हैं उस समय के, जिनका नाम क्या होता है? अल कादिर बिल्ला। ये देखिए, अल कादिर बिल्ला जो खलीफा होते हैं, वो इनको यामीन उल दौला और यामीन उल अमीन उल मिल्लत की जो है उपाधि देते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन आप इनके प्रमुख तथ्य में ये जानेंगे कि आजम का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वो महमूद गजनवी को कहा जाता है। और गाजी की और बुत सिकन की उपाधि भी जो है इनको प्रदान की गई थी। क्यों? क्योंकि गाजी जो है उसका मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। विधर्मी कौन? गैर मुसलमान। तो गैर मुसलमानों का कत्ल करने वाला कौन कहलाता है? महमूद गजनवी कहलाता है। और उसके अलावा देखोगे तो आप अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी और फारूकी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि ज्ञाता है, इतिहासकार हैं, इसके समय में भारत आते हैं। और उसके अलावा याद रखिए कि नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध भी इसने क्या किया था? बनवाया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि बाढ़ ए सुल्तान जो है वो किस नदी पर बनवाया गया था? नवार नदी पर बनवाया गया था। और वो जो बांध है उसका नाम क्या था? तो बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध जो है वो बनवाया गया था। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी के जो आक्रमण है उसका क्रम समाप्त हो जाता है, और यही वीडियो को अंत करते हैं। अगला जो सेशन है वो आपको मिल जाएगा अगली वीडियो में। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।